नमस्कार साथियों। पुनः आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है आपके अपने परिवार सफलतागंज में। और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं सफलतागंज चैनल पर एक बेहतरीन सा सेशन, जिसमें हम लेकर के आए हैं हिंदी सब्जेक्ट से एक बेहतरीन सा टॉपिक। और आज हम लोग बात करेंगे हिंदी में रस के विषय में। तो साथियों, रस के बेहतरीन से क्वेश्चन की श्रृंखला आप लोगों के समझ आ रही है और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, सभी प्रश्नों का जवाब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है साथियों, ताकि हमारी बात और भी लोगों तक पहुंचती रहे। तो भाई सेशन को स्टार्ट करते हैं। शानदार से क्वेश्चन है भाई। पहला क्वेश्चन है, रहो वो रशा रहो वो शाह रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है। बेहतरीन से शानदार से क्वेश्चन है भाई, जो आपको भीड़ से अलग करेंगे। तो भाई पहला क्वेश्चन है, रहो वो शाह रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है। तो चार ऑप्शन आपके समक्ष हैं, ए बी सी डी, ऋग्वेद, अग्निपुराण, तैत्तिरीय उपनिषद और नाट्यशास्त्र। तो भाई ये जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट, ये मेंशन है तैत्तिरीय उपनिषद में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, याद रखिएगा। बहुत एकदम शानदार लाजवाब सेशन है। तो क्वेश्चन नंबर एक में सी जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर दो की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दो आ चुका है, वाक्य रसात्मकम काव्यम। अब यहाँ पर भाई कहने वाले आचार्य हैं, ऐसा किसने कहा है। कहने वाले आचार्य हैं, तो बताएंगे वाक्यम रसात्मकम काव्यम। कहने वाले आचार्य हैं भरत मुनि, राजशेखर, विश्वनाथ या मम्मट। तो भाई सी जवाब इसमें भी सही होगा। विश्वनाथ प्रसाद ने क्या बोला है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये स्टेटमेंट जो होता है विश्वनाथ का है और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। बेहतरीन सा शानदार सा क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन शानदार सेशन के। और तीसरा क्वेश्चन भाई, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगार्ध रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है। ये रस सूत्र है किसका भाई, भरत मुनि का। ये रस सूत्र है साहब किसका, भरत मुनि का। तो भरत मुनि इस रस शास्त्र के प्रणेता हैं या इस नियम के प्रतिपादक हैं। और भरत मुनि की पुस्तक का नाम होता है नाट्य शास्त्र। भरत मुनि ने एक किताब लिखी है नाट्य शास्त्र। बहुत पूछा जाता है किसकी किताब है, तो भाई ये होती है भाई भरत मुनि की नाट्यशास्त्र। और नाट्यशास्त्र में ही रसों का उल्लेख होता है, पहले मेंशन किया जाता है। और ये पूछता है किसकी किताब है, तो नाट्यशास्त्र की। और इस जो स्टेटमेंट है इसके प्रतिपादक कौन है, तो भरत मुनि होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें भरत मुनि के विषय में, तो भरत मुनि जो बात करते हैं रसों की संख्या, तो रसों की संख्या भरत मुनि ने 8 बताई होती है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। और इन साहब ने शांत रस को रस की संज्ञा नहीं दी होती है, शांत रस को रस नहीं माना होता है। कितने क्वेश्चन यहाँ से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। एकदम शानदार सा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, किस रस की परिपक्व अवस्था को किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। मतलब जो रस, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं रसों की, तो श्रृंगार रस होता है, करुण रस रस होता है, उत्साह या वीर रस होता है, भयानक रस होता है। तो जब ये रस बनते हैं, रस रूप में परिणित होते हैं, तो इनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होता है विभाव। बिना विभाव के रसों को निष्पादन नहीं हो सकता है। और विभाव के दो पार्ट होते हैं साथियों, आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। और इस आलंबन विभाव के भी साथियों दो पार्ट होते हैं, एक आश्रय लंबन होता है, आश्रय लंबन, और एक होता है विषय लंबन, जिसे आश्रयालंबन या विषयालंबन बोला जाता है। तो विभाव के दो पार्ट होंगे। कई बार प्रश्न आया वो विभाव के कितने भेद होते हैं साथियों, तो विभाव के दो भेद होते हैं। विभाव के दो भेद होते हैं। विभाव के साथियों दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। और आलंबन विभाव कितने पार्ट होते हैं, तो एक होता है आश्रय आलंबन, दूसरा होता है विषय आलंबन। इस चीज को ध्यान रखना है भाई। बहुत स्पेस कम होने की वजह से सारा इसमें लीपा पोती हो गई है, तो इसका ध्यान रखते हुए आप लोग इस चीज को ध्यान देंगे। और ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। तो विभाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। ये रस का एक अंग होता है, पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, साहित्य में रस का अर्थ होता है। तो भाई जब हम बात करते हैं लिटरेचर की, किसी भी सब्जेक्ट का लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं,
उसमें लिटरेचर क्या होता है? तो लिटरेचर होता है साथियों, लिटरेचर से मिलने वाला जो आनंद होता है, आनंद को जो आप फील करते हैं, आनंद की अनुभूति होती है, तो वो होता है भाई रस। मतलब जैसे अगर हम साहित्य में बात कर रहे हैं तो किसी कविता को, किसी शायरी को, किसी गजल को, किसी मुक्तक को पढ़ने के बाद जो आपको अच्छा सा लगता है वही क्या होता है मित्रों? वो होता है रस। जैसे आप खाने के बाद बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट करने के बाद आपको लगता है अच्छा सा लग रहा है, तो वो हो गया भाई खाने में वो रस हुआ, और पढ़ने में जो आनंद मिलता है वो होता है साहित्य का रस। तो भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बेहतरीन, शानदार सा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। रस, और आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, आगे लिखा है ब्रह्म है, तो किसके समान ब्रह्म है? तो भाई विचार के स्वरूप है, स्वरूप मतलब उस विचार के जैसा है, आनंद के जैसा है, मूर्त के जैसा है, आहार के जैसा है। तो भाई रस से क्या मिलता है? आनंद। जब पढ़ने के बाद बड़ा अच्छा सा लगता है तो वही होता है आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। याद रखना इसका क्या होगा? इसका होगा आनंद स्वरूप। बी जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भारत माँ के अनुसार हुआ है, इसको हटाएंगे और यहाँ पर होगा भाई भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? तो क्या होगा भाई? अभी हमने पीछे बात की तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है, और भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है साथियों। शांत रस को रस नहीं माना है, शांत रस को रस की संज्ञा नहीं देते हैं ये। और इन्होंने एक किताब लिखी होती है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र किस पर आधारित है? तो भाई ये रसों पर, जो भी कुल 11 रस होते हैं, वैसे 9 रस होते हैं, इन पर बात होती है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। शानदार सा सेशन है साथियों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे, मैं ऐसे ही आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। अगला क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस में जो संचारी भाव होते हैं उनकी संख्या कुल कितनी होती है? तो भाई सभी को पता होगा, आसान सा क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो रसों के संचारी भावों की कुल संख्या 33 होती है। और पूछ लेता है जब रस के अंग कितने होते हैं? तो रस के साथियों 4 अंग होते हैं। एक होता है विभाव। विभाव अभी हमने बताया था, विभाव की परिपक्व अवस्था ही रस का निर्माण करती है। विभाव होता है, अनुभाव होता है, और साथियों होता है स्थायी भाव, और लास्ट होता है संचारी भाव। और संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहा जाता है। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहा जाता है। तो विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव, ये 4 हैं रस के अंग। पूछा जाए कितने अंग होते हैं, तो रस के साथ में 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अंग कहता है इसको, या तत्व कहता है, या अवयव कहेगा, तो 4 होंगे। और बाकी संचारी भावों की संख्या कितनी होगी साथियों? 33 होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रसों को उद्दीप्त और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? तो अभी जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात की है कि रसों के उद्दीपन में या रसों के निर्माण में जो सबसे अहम भूमिका होती है वो विभाव की होती है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो विभाव होती है। बिना विभाव के रस का निर्माण नहीं होगा। तो उद्दीप्त करने के लिए विभाव का होना बहुत जरूरी होता है, याद रखेंगे। और विभाव हमने बताया 2 प्रकार के, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो अमरस क्या है? बताएंगे भाई क्या है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन ए है काव्य दोष, ऑप्शन 2 है संचारी भाव, एक काव्य गुण, एक अलंकार। तो भाई बताएंगे ये क्या है। काव्य दोष है, एक संचारी भाव है। तो साथियों ये ना ही काव्य दोष, ऐसा कुछ नहीं है, ये गुण भी नहीं है, एक अलंकार भी नहीं है। ये होता है संचारी भाव। जो संचारी भाव की संख्या साथियों 33 होती है, उसी में से एक होता है अमरस। तो क्या होगा? बी जवाब सही हो जाएगा इसका। अमरस क्या है? एक संचारी भाव है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आचार्य देव कवि देव हुए हैं, उन्होंने 34वां एक संचारी भाव बताया, वो किसको बताया है? वैसे तो हम लोग बात कर रहे हैं जब पूछा जाए कितनी संख्या होती है
तो होती साथियों 33 होती है, लेकिन आचार्य देव के अनुसार कितनी हो जाएगी, तो 34 हो जाएगी। और 34वां किसको मानते हैं, तो याद रखना भाई, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छल। और ये भाई पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। छल नामक संचारी भाव को आचार्य देव ने 34वां संचारी भाव माना है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। शानदार से क्वेश्चन का सेशन है। किस रस में सभी संचारी भावों को आत्मसात करने का समर्थ होता है या सामर्थ्य होता है, कैपेसिटी होती है? ऐसा कौन सा रस है जो सभी संचारी भाव अर्थात 33 जो संचारी भाव होते हैं उनको एक साथ लाने की कैपेसिटी किस रस में होती है? तो भाई वो होती है श्रृंगार रस में ही होगी, क्योंकि इसे ही क्या बोलते हैं, इसे रसों का राजा बोलते हैं। रसों का राजा, रसराज कहा जाता है, रसराज कहा जाता है इसे, या इसे रसराज कहते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो रसराज कौन सा होता है भाई, तो रसराज होता है श्रृंगार रस। प्रेम ही क्या है भाई, सबका राजा है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? तो भाई पहली चीज तो ध्यान समझिएगा, जब विभाव होगा, जो लोग पढ़ चुके हैं हमसे ऑफलाइन में वो विशेष ध्यान देंगे, और हालांकि ध्यान सभी को देना है। तो जैसे हमने समझाया है ऑफलाइन में, वैसे थोड़ा मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो विभाव जब होगा, तो विभाव क्या करता है, किसी भी स्थायी भाव को उत्पन्न करता है। उसके लिए बेसिक चीज है, जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए सबसे मेन है नींव, तो वही भूमिका है विभाव की। विभाव नहीं होगा तो रस का कोई कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं होगा। तो विभाव कंपलसरी है, इसके बिना रस की उत्पत्ति नहीं होती। लेकिन विभाव है, और विभाव के बाद जो रस है वो उद्दीप्त हो चुका है, वो उत्पन्न हो चुका है, वो भाव निकल के आ चुके हैं, तो उसको बाहर प्रकाशित करने के लिए अनुभाव, मतलब आप ये मान के चले अनुभव जब करते हैं। तो अनुभाव जो साथियों मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कायिक अनुभाव और सात्विक अनुभाव। कायिक अनुभाव और सात्विक अनुभाव। कायिक अनुभव जो होते हैं ये काया शरीर से, और ये ऐच्छिक होते हैं, ये अपनी इच्छा से इंसान करता है। और सात्विक अनुभव अनैच्छिक होते हैं, सात्विक अनुभव अनैच्छिक होते हैं। जैसे अब इसमें होता क्या है, जैसे किसी ने आपसे कुछ कहा और आपको क्रोध आया, मतलब गुस्सा आई, तो रौद्र रस हुआ, और रौद्र रस में जब आपने उसको किसी को गाली बक दिया, किसी को तमाचा मार दिया, कुछ कह दिया, तो वो अपनी इच्छा से आप बोल रहे होते हैं, और वो कायिक अनुभव हो जाता है। मतलब जहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार काम करें, मतलब मन में भाव आया, वो क्रोध का आया, लेकिन उसको व्यक्त किया किसी को पीट करके, तो पीटना जो है वो कायिक अनुभव है, क्योंकि आपने उसको जो एक्सप्रेस किया है, उसको प्रकाशित किया है बाहर, वो काया के द्वारा, शरीर के द्वारा। और सात्विक अनुभव साथियों अनैच्छिक होते हैं, ये बिना इच्छा के बाहर निकल आते हैं। जैसे आपको बहुत गुस्सा आया या आपको बहुत दुख हुआ, करुण हुआ, करुण रस है, तो आपने रो दिया। अब रो देंगे तो आंसू जो निकलेंगे वो बिना इच्छा के निकलेंगे। जैसे आपको पसीना आ जाए, तो पसीना भी क्या होगा, बिना इच्छा के होगा। तो सात्विक अनुभव बिना इच्छा के होते हैं, और कायिक अनुभव इच्छा के होते हैं। और ये होते कब हैं, जब भाव मन में आ रहा हो, उसको बाहर व्यक्त करने के लिए जो क्रियाएं इंसान करता है वो अनुभव कहलाता है। वो क्रियाएं दो तरीके से कर सकता है, एक अपनी इच्छा से, और दूसरी बिना इच्छा के कुछ कार्य कर डालता है इंसान। तो भाई देखेंगे बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 तरफ बढ़ते हैं। तो बताएंगे भाई, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? बताएंगे भाई, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? पीजीटी 2005 में पूछा हुआ प्रश्न था ये। तो भाई बताएंगे इसमें, इसका जवाब साथियों क्या होता है, इसका जवाब होता है संचारी भाव। क्योंकि संचारी भाव क्या होता है कि जो संचारी भाव होते हैं ये एक पानी के बुलबुले के तरीके से होते हैं, पानी के बुलबुले की तरीके से होते हैं, बहुत कम समय के अंदर मन में उत्पन्न होते हैं और फिर चले जाते हैं। अर्थात मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर जो मन के विकार होते हैं उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। तो भाई भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध किस भेद से है? तो भाई संचारी भाव से है। क्या होगा भाई, संचारी भाव, इसका सी जवाब है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 तरफ बढ़ते हैं। तो विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। तो भाई यहाँ पर ध्यान देना कि विभाव की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जवाब इसका भी विभाव है। और विभाव के द्वारा ही क्या होता है, किसी भी रस को
उत्पन्न किया जा सकता है, और बिना विभाव के कोई भी रस उत्पन्न नहीं होगा। हमने इसके बताया, एक होता है इसका आलंबन विभाव, एक होता है इसका आलंबन और एक इसका होता है उद्दीपन। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, इसके दो पार्ट होते हैं। पूछा गया ये भी परीक्षा में, कितने पार्ट होते हैं इसके साथ में, दो पार्ट होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन नंबर 16 है, सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी होती है? तो बताएंगे भाई, सात्विक अनुभाव हमने बताया था, सात्विक मतलब अनैच्छिक होते हैं, बिना इच्छा के ये व्यक्त हो जाते हैं। जैसे किसी का आंसू आ जाना, पसीना आ जाना, तो ये अनैच्छिक चीजें होती हैं और इनकी संख्या साथियों 8 होती है। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों 8 होती है। बेहतरीन सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, भारत मुनि के अनुसार किस रस को रस की संज्ञा नहीं दी गई है? तो अभी हमने बात की थी, भारत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है, और शांत रस का स्थायी भाव साथियों क्या होता है? निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। अब वैसे तो 9 रस होते हैं, लेकिन जब भरत मुनि शांत रस को रस की संज्ञा नहीं देते हैं, तो रसों की संख्या कितनी बचती है भाई? 8 बचती है। और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। बाकी श्रृंगार का जानते हैं, रति होता है या प्रेम होता है, रत या प्रेम होता है। और भयानक का भाई स्थायी भाव भय होता है, और रौद्र का क्रोध होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो भाई प्रश्न नंबर 18, विभत्स रस का स्थायी भाव है। विभत्स मतलब ऐसी घटना जो बहुत विभत्स हो, जो देखी ना जा सके। तो ऐसी घटना को देखने के बाद मन में भाव जो आता है वो घृणा का आता है, जुगुप्सा का आता है। बात को समझ रहे होंगे। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और आप कहते हैं बहुत विभत्स विभत्स घटना घटित हुई, तो मतलब इसको देखने में घिन आए। मतलब घिन क्या, ऐसा कुछ वहाँ का दृश्य हो कि देखने में अच्छा ना लगे, तो वहाँ पर देख के आप क्या बोलेंगे? बड़ा विभत्स दृश्य होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अनुभाव के भेद होते हैं। अनुभाव के भेद होते हैं तो अभी हमने बताया था भाई, एक तो कायिक होते हैं और सात्विक होते हैं। कायिक होते हैं और सात्विक होते हैं। कायिक को हम लोग बोलते हैं ऐच्छिक, इच्छा के अनुसार जो हो जाए, और सात्विक होते हैं अनैच्छिक। ऐच्छिक में जैसे किसी को आप कुछ कहते हैं, किसी को आप गले लगाते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु को आप जब उसका चुंबन करते हैं, आलिंगन करते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, किसी को पीटते हैं, तो ये सारी चीजें ऐच्छिक हो जाती हैं। और अनैच्छिक में क्या होता है? जैसे बोलते बोलते कभी स्वर भंग हो जाना, स्तंभ मतलब खंभे की तरीके से खड़े रह जाना कुछ घटनाओं पे, और जैसे कि स्वेद आ जाना, पसीना आ जाना, जैसे आंसू आ जाना, तो जैसे रोमांच हो जाना मतलब रोओं का खड़े हो जाना, जैसे रोए खड़े होते हैं, बोलते नहीं रोए 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 प्रकंपित हो गए, तो रोए खड़े होना वो भी क्या है? अनैच्छिक चीजें होती हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो भाई बताएंगे रोमांच किस तरह का अनुभव है। तो अभी पीछे ही क्वेश्चन में हमने बात की कि रोमांच जो है वो सात्विक अनुभव है, मतलब अनैच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है। और सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी होती है भाई? सात्विक अनुभाव की संख्या होती है 8। तो सात्विक अनुभाव की संख्या 8 होती है। और ये रहता है आज का बेहतरीन सा सेशन, एकदम शानदार से क्वेश्चन रखे थे इसमें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक बेहतरीन सा सेशन लेकर के। अगर आप लोग किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, ताकि हम आपकी हर समस्या का समाधान करते रहें। तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम।